बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी तारीख रकम कर दिया एनवीड इंडेक्स ने, दो नए रिकॉर्ड कायम हुए, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होने का और तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद होने का। एनवीड इंडेक्स तारीख में पहली दफा 753 पॉइंट्स इजाफे से 85,663 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ और ट्रेडिंग के दौरान 85,824 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। मुस्बत मौशी अशारिये और सऊदी डेलीगेशन की खबरों को मुस्बत लिया, सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे फाइनेंसर्स के और जमकर खरीदारी की। ऑयल एंड गैस सेक्टर को फोकस कर रखा था दौरान ट्रेडिंग। और आपको मालूम है कि सऊदी डेलीगेशन कुछ दिन के बाद पाकिस्तान पहुंच रहा है, जिसमें वो रिफाइनरी सेक्टर और मिनरल्स एंड माइंस के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। इस खबर को पॉजिटिव लिया है, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि कल भी मार्केट ने रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी और आज भी मार्केट में दो नए रिकॉर्ड कायम हुए। इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा है कि मौशी अशारिये बेहतरी की सतह पर जा रहे हैं, मुल्क के मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं, उसमें हम इस्लाहात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलसल बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह 6.9% पर आ गई है और आइंदा आने वाले दिनों में शरह सूद में भी कमी होगी। FDI के हवाले से उनका कहना था कि उस हवाले से भी हुकूमत मेहनत कर रही है, टैक्स इस्लाहात भी कर रही है। आइंदा आने वाले दिनों में मौशी खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सेंटिमेंट्स और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है बिजनेस कम्युनिटी का। इसके अलावा एक सर्कुलर जारी हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। छोटे और दरमियाने कारोबारी अफराद के लिए एक बड़ी खबर आई है और वो ये है कि अब जो छोटे कारोबारी अफराद हैं, अगर वो कोई बिज़नेस शुरू करते हैं या बिज़नेस को बेहतर करने के लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं तो उसकी जो हद है कर्ज़ों की वो बढ़ा दी है। 10 करोड़ रुपए अब वो कर्ज़ की सहूलत हासिल कर सकते हैं और मुतवस्सित कारोबारी अफराद यानी दरमियाने दर्जे के SMEs जिनको कहा जाता है, उनकी हद बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से सर्कुलर जारी कर दिया है। स्टार्टअप्स बिजनेस की बेहतरी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो ये कदम उठाया है वाकई में काबिल तहसीन है। इसके अलावा हुकूमत का मजमूई कर्ज 70,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। सूद की अदायगी अगर शामिल कर ले तो 75,000 अरब रुपए के करीब मुल्क का मजमूई कर्जा है, जिसमें बैरूनी या मुकामी कर्जा शामिल है। इस वक्त हम लोग मुकामी और बैरूनी कर्जा अदा नहीं कर सकते, तो एक लिहाज से हम टेक्निकल डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर हैं, लेकिन सॉवरेन डिफ़ॉल्ट से हम अभी भी बहुत दूर हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर रुपया मज़ीद बेहतर होता है, डॉलर की कीमत में मज़ीद कमी होती है, तो बैरूनी कर्जा जो कि हमारा कम हुआ है वो मज़ीद कम होगा। अगस्त 2024 तक हुकूमत का मुकामी कर्ज 48,340 अरब रुपए तकरीबन रहा। अगस्त 2024 तक हुकूमत का बैरूनी कर्ज 22,000 अरब रुपए रहा। रुपए की कदर में इजाफे के सबब हुकूमत का बैरूनी कर्जा कम हुआ है। एक साल में डॉलर 305 रुपए 61 पैसे से कम होकर 278 रुपए 57 पैसे तक आ गया है, जिसकी वजह से बैरूनी कर्जा मुसलसल कम हो रहा है। हुकूमत अगर अपने शाना अखराजात कम कर ले तो मुकामी कर्ज जो हमारा मुसलसल बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट जिसको हम कहते हैं। अब हुकूमत अपने शाना अखराजात कम करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से मुकामी कर्जा हमारा बढ़ता जा रहा है। रुपया हमारा मजबूत होगा तो हमारा बैरूनी कर्जा कम होगा। बहरहाल ये हुकूमत की अपनी इस्लाहात के ऊपर भी मुनहसर है कि वो कर्ज़ों को कैसे कंट्रोल करती है। इसके अलावा पाकिस्तान में साइबर क्राइम अटैक्स बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम भी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन इससे सबूतास होती हैं, IT एक्सपोर्ट भी इससे मुतासर हो रही हैं। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड हो रही है। साल के अख्ताम तक ये गुमान किया जा रहा है कि एनवीड इंडेक्स 1 लाख के लेवल तक चला जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। इंडस्ट्रियल इशूज़ के हवाले से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा है कि आइंदा आने वाले दिन बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छे होंगे, इस्लाहात कर रहे हैं और मौशी हालात बेहतर हो रहे हैं। तो इन तमाम पॉइंट्स पर आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ है। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं CEO AKT सिक्योरिटीज़ लिमिटेड फरीद आलम। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मार्केट रिकॉर्ड तेजी की जानिब गामजन है। कल भी हमने ज़बरदस्त तेजी देखी, रिकॉर्ड तेजी देखी। आज भी हमने एनवीड इंडेक्स को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा, बुलंद तरीन सतह पर बंद होता हुआ देखा। वजूहात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। जो आजकल जो मार्केट जिस मोमेंटम में आई हुई है, इसकी एक दिन में नहीं आई, इसके ऊपर खासी मेहनत हुई है। और जब से इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ, जब से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई, जब स्टेट बैंक IMF का हम प्रोग्राम हो गया और IMF में बहुत ज़्यादा सख्त बातें नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि वो एग्रीकल्चरल और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और प्रोविंसेस तक जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स को ज़्यादा खुल के बात नहीं की उन्होंने। तो
और जो तो इन सारे अवामिल ने, और डिविडेंड्स अच्छे आना शुरू हुए जी और हमारे यहाँ एक सेक्टर था जिसका बहुत वेट है स्टॉक के इंडेक्स में, KSE 100 में, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है। उस सेक्टर में जब लोगों को एहसास हुआ, हम एकेडी रिसर्च और हम तो काफी अरसे से कहते आ रहे थे कि इसमें बहुत प्रॉमिस है और ये बहुत इसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है। जी पर जब लोगों ने OGDC और PPL के रिजल्ट देखे, अकाउंट्स देखे, और उनको एहसास हुआ कि इस वक्त जो इनके रिसीवेबल्स थे वो कंट्रोल हो रहे हैं और इनकी कैश फ्लो ऑपरेशंस बेहतर हो रहे हैं, तो लोगों ने इन हैवी वेट आइटम्स के अंदर काम करना शुरू किया। एक IPPs की जो वजह से थोड़ी सेलिंग थी, वो 2-4 कंपनियां, खासतौर पे एक मेगा कंपनी की सेलिंग आई। फिर एक हमारा बहुत मशहूर एक इन्वेस्टर है वैनगार्ड, जी उसकी सेलिंग थी, वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हुई, तो मार्केट बढ़ गई। और भी मार्केट के अंदर और भी इंशाल्लाह चाम है, जब इंटरेस्ट रेट डाउन होता है तो उसका सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक्स पे आता है, जो आप देख रहे हैं कि आ रहा है। फरीद साहब, ये गुमान किया जा रहा है कि साल के इख्तिताम तक इंडेक्स 1 लाख की हद को छू सकता है, इस बात में कितनी सदाकत है? आपका तजुर्बा क्या कहता है? जी, मेरा ख्याल है कि साल से शायद पहले ही छू ले, साल से पहले ही छू और दुआ ये करें कि छू के ऊपर ही रहे, नीचे ना आए। लेकिन मुझे लगता है कि साल से पहले ही 1 लाख का इंडेक्स अबूर हो जाएगा। उसके बहुत सारे वजूहात हैं जब मैं और मेरे बाकी दोस्त ये बात कहते हैं, क्योंकि आप देखें कि हमारे अब सुनने वाले हर तरह के होते हैं। बाज जो बच्चे जो फाइनेंस को पढ़ रहे हैं, जी उनको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, बहुत सिंपल है। जब मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मुझे तो लगता है कि इंडेक्स 1.5 लाख का हो जाएगा, उसकी भी एक बहुत सारी वजूहात के साथ एक बेसिक फॉर्मूला है कि आप सोचें कि आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या चाहिए। मुझे लगता है कि 12-13% का रिटर्न या इंटरेस्ट रेट अगले 3-4 महीने में हो जाएगा, और उसके ऊपर इक्विटी क्योंकि रिस्की एसेट होता है, तो उसके ऊपर लोग 4 से 5% का प्रीमियम मांगते हैं। जी तो लेट्स से आप समझ लें कि 17% आप कहते हैं कि मुझे रिटर्न चाहिए, तो आप 1 डिवाइडेड बाय 17% करें, तो आपको एक आंसर मिलेगा कि 1 डिवाइडेड बाय 17% जो रिटर्न है, जी उससे आपका आता है 5.88 5.88 का मल्टीपल, और अभी मार्केट का मल्टीपल है 3.7। तो जब आप इस 5.88 में से 3.7 का मल्टीपल निकाल दें तो 2.18, इसको आप डिवाइड कर लें 3.77 का मल्टीपल जो आजकल चल रहा है, जी तो अभी मार्केट में 57% बढ़ने की गुंजाइश है। और अगर इस वक्त इंडेक्स 86,000 है, उसमें आप ये फॉर्मूला डाल दें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दिस इज one of the many variables that people like me continue watching while we predict कि कैसा होना चाहिए इंडेक्स को in the days to come। तो फरीद साहब, फिर तो एक्टिव क्लाइंटेल को भी बढ़ना चाहिए। हमारी मैनेजमेंट की सुस्ती है कि हमारी एक्टिव क्लाइंटेल इंक्रीज नहीं हो रही, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इस पे मैं आप और यानी मीडिया भी इसमें मुल्ज़िम इल्ज़ाम है, स्टॉक ब्रोकर्स भी और रेगुलेटर्स भी, कि हम पाकिस्तान में इक्विटी मार्केट का केस और कॉज अच्छी तरह से बता नहीं पाए कि क्या बेनिफिट्स हैं, स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, जी लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होती है, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर लें, अगर आपके पास 70 मिलियन के कासा यानी करंट ऑन सेविंग अकाउंट्स हैं, और जो आपने निशानदही की जिस बात की, वहां हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये नई स्ट्रगल नहीं है, दिस स्ट्रगल इज ऑन फॉर मेनी मेनी ईयर्स। अब मुझे भी 25 साल इस मार्केट में हो गए। बिल्कुल आई थिंक यू आर स्पॉट ऑन व्हेन यू से दिस, कि ये सब कुछ हो तो रहा है लेकिन इसके अंदर मास पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रही। नए IPOs जब आते हैं तो वो अपने साथ एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स लाते हैं। जी IPOs भी अनफॉर्चुनेटली पिछले अरसे में कम रहे, अभी 2-4 अच्छे IPOs आए हैं। और सबसे अच्छी बात ये हो गई है अभी कि जो इजारा सकूक की ट्रेडिंग अब स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है। बिल्कुल तो आई थिंक इससे हमें लगता है कि काफी मिलियंस में इन्वेस्टर क्लास आ जाएगी इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। और देखें, जब व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल मार्केट्स, तो स्टॉक मार्केट दुनिया में कैपिटल मार्केट का एक छोटा हिस्सा होती है, डेट ज्यादा ट्रेड होता है। और अभी आप देखें कि ये काफी सारे सकूक्स जो हैं, इजारा सकूक गवर्नमेंट के,
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जब यहाँ ट्रेड होना शुरू हो गए हैं, इसके अंदर अभी तो लोग वन टाइम लेके वन टाइम क्रेडिट टू ग्रेव तक जा रहे हैं। इसके अंदर जब ट्रेडिंग शुरू होगी तो बहुत सारे बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स जो अभी तो 19% मिल रहा था, फिर 17, फिर 15, फिर 14, जब वो 13 मेरा जब रेट नीचे आ जाएगा, वो मेरी बात तो उनको पसंद नहीं आएगी, बट जो राइटिंग ऑन द वॉल है उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएगा तो उनको कोई ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू चाहिए जिसमें इंटरमीडिएशन कम हो। यानी अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले शौक से ले रही थी ट्रेजरी बिल 19% पे, अब वो 15% लेने को तैयार नहीं है। अब तो 1 ईयर का बिल आप देखेंगे 13% पे आ गया, 13.6% पे ट्रेड हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मार्केट में और स्टॉक मार्केट के अंदर काफी सारा डेट का पैसा कन्वर्ट होके इक्विटी में आएगा, जिससे ये 1 लाख वाला इंडेक्स सूनर देन लेटर अचीव हो जाएगा। अच्छा फरीद साहब, दो खतरात इस वक्त हमारे सामने हैं। पहले खतरे की बात कर लेते हैं मिनी बजट की। यह क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि मिनी बजट आएगा फिस्कल डेफिसिट को पुर करने के लिए, मजीद टैक्सेस को एड ऑन करने के लिए, तो उसका इम्पैक्ट आप मार्केट पे क्या देख रहे हैं? जी, ये मिनी बजट वाली कहानी हम बहुत दफा सुनते रहते हैं। मुझे कतई कोई महसूस नहीं हो रही जरूरत कि कोई मिनी बजट आए। जी देखें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, हमारी सरकार का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि उसको बहुत महंगा इंटरेस्ट रेट, जो महंगा इंटरेस्ट रेट पे जो उसने पैसा रेज किया हुआ है 40 ट्रिलियन देर अबाउट, उस पे इंटरेस्ट बहुत महंगा देना पड़ता था। अब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है तो इसके पास थोड़ा गुंजाइश पैदा हो रही है। 46 बिलियन 1% नीचे आने से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को फायदा होता है। तो आई डोंट थिंक एनी मिनी बजट इज वारंटेड, रिक्वायर्ड और इज बीइंग डिस्कस्ड, मेरा नहीं ख्याल। और जब आपने कहा ना कि दो खतरात का सामना है, तो मुझे मुनीर न्याजी का वो शेर याद आ गया। जब मुनीर न्याजी का मशहूर शेर था कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं उस दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा, चलो दूसरा भी कर लें। दूसरा खतरा है ये मिडिल ईस्ट वॉर की तरफ मेरा इशारा है कि उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? हाँ, ये आपने खतरनाक बात की, लेकिन देखें कि ये जो वॉर है जी, अगर खुदा न खास्ता इसका दायरा कार वसी हुआ तो मार्केटें तो मतलब ज़ाहिर इफेक्ट लेंगी, उसकी डेवस्टेशन या उसका इम्पैक्ट। मैं डिफेंस एनालिस्ट या मैं बहुत ज़्यादा उस पर अच्छी बात तो नहीं कर सकता, मेरी सतही नॉलेज है उस पर, बट आई थिंक इसका इम्पैक्ट खतरनाक हो सकता है अगर ये वॉर कंटेन ना हुई और उन्हीं इलाकों से बढ़ के कहीं और निकली। तो हम जैसे सारे मुल्क और ख़ास तौर पे वो जो अभी हमारी बहुत सारी जो खुशहाली जिसकी हम जो अच्छे वक्त की उम्मीद में बैठ चुके हैं, तो उसके अंदर ऑयल का नीचे रहना $80 के वो एक रिक्वायरमेंट है हमें, क्योंकि हम बहुत बड़ा एक इंपोर्ट बिल ऑयल के अंदर हमारा चला जाता है जी। तो खुदा ना खास्ता अगर वॉर की एस्केलेशन हुई तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो आएगा। कितना आएगा वो डिपेंड करता है कि वॉर कितनी एस्केलेट करती है। आखिर में फरीद साहब ये बता दें कि जो इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं इस हफ्ते? जी, मार्केट का मोमेंटम अभी कॉन्टिन्यूस है और जिस शेयर के अंदर वैनगार्ड या जो बाकी लोग बेच रहे थे, अब एक तो सेलर है, अब छोटे छोटे बहुत सारे कोरा इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं। सो एक ने तो बेचा, बाकी लोगों ने माल लिया और जिन शेयरों में ट्रेड हुई और सेलिंग एब्जॉर्ब हुई, वो उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद काफी बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जिस तरह मैंने आपसे कही कि ऑयल एंड गैस सेक्टर हमारा इंडेक्स का हैवी वेट है, उसके अंदर बहुत रिटर्न अच्छे आ रहे हैं। पहले वो अकाउंटिंग रिटर्न थे, अब वो कैश फ्लो बेस्ड हो गए, तो सब लोगों का एतबार आ गया है कि ओजीडीसी और पीपीएल और ये जो बाकी पाकों का आप देख रहे हैं रिजल्ट, उसका पे आउट, उसका डिविडेंड, तो इस तरह पीएसओ को देख रहे हैं लोग कि पीएसओ में मसला ही था कि प्रॉफिट तो बहुत होता था लेकिन कैश बेस्ड प्रॉफिट नहीं था, वो अक्रूवल बेस्ड, यानी आप समझें कि रिसीवेबल की एंट्री उसको तंग करती थी। अब पीपीएल में, ओजीडीसी में और पीएसओ में जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज हैं, इनके रिसीवेबल को इन्होंने हिम्मत करके एडजस्ट करना शुरू कर दिया है, तो पैसा मिल गया है। अब आपने जो भी हमारे नाजरीन देख रहे हैं हमें और जिनको किताब या एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं और पढ़नी चाहिए, तो उनको समझ आएगी कि ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, इन तमाम के आखिरी क्वार्टर में रिसीवेबल्स जो हैं वो कम हुए हैं और
इनकी कैश रिकवरी खासी बेहतर हो गई है। यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर मजीद आने वाले दिनों में बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड बनाने पर गामज़न है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज भी 100 इंडेक्स ने तारीख रकम की और आज भी 100 इंडेक्स ने 2 नए रिकॉर्ड कायम किए। मोमेंटम कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहेगा। मौसी अशारिये दुरुस्त सिम की जानिब रवा दवा है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सरमायाकारी करने वाला खूब पैसा कमाएगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम है प्रोग्राम। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं काशिफ अनवर, साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपका अपना कीमती वक्त दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आपसे कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि हम इस्लाहात कर रहे हैं जिससे मौसी दादो शुमार में बेहतरी आ रही है। इन्फ्लेशन की फिगर सिंगल डिजिट में आ गए 6.9%। आइंदा वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। क्या कहते हैं इस पर? दूसरे चैलेंजेस भी हमारे सामने खड़े हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने की है इस पर खुशखबरी भी इन्होंने दी है, तो मवाख्ज़ा अगर करें तो किसका पलड़ा भारी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट काम कर रही है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन बात ये, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन तब तक कम नहीं होगी जब तक हमारी करेंसी स्ट्रांग नहीं होगी और हमारे डॉलर और रुपये की पैरिटी को हम इम्प्रूव नहीं करेंगे। उसके दूसरी तरफ जब तक आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें आपकी बिजली की कीमत और गैस की कीमत कम नहीं होगी, और उसके साथ जब तक इंटरेस्ट का रेट सिंगल डिजिट पे नहीं आएगा, तब तक हम अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को और सही मानों में इन्फ्लेशन को हम कम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इन एस्पेक्ट्स की तरफ भी देखना है और अपने जो हम बार-बार ये बात करते हैं कि हम अपने क्या अखराजात को भी हम कम करने जा रहे हैं, अगर हम अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं, तो हमें ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि हम वो चीज़ें पास ऑन करें अपनी इंडस्ट्री को। और जब तक हमारे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब तक हमारे यहाँ पर रोज़गार नहीं होगा, जब तक हमारे लोग इस मुल्क से बाहर जाने का सोचना बंद नहीं करेंगे, तब तक हम सही मानों में अपनी इकॉनमी को भी लेकर नहीं आएंगे और तब तक हम अपने इस्तेकाम भी नहीं ला सकते। और ये बहुत ज़रूरी है इन सब बातों के लिए जी। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अगर जो हमारे मिनिस्टर साहब का दावा है, तो हमें लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है जी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अब तक नज़र नहीं आ रही और वो शायद किसी के इख्तियार में है भी नहीं इस वक़्त। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और अपने मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को ठीक करें। अच्छा काशिफ साहब, जो हुकूमत का दावा है कि महंगाई अफरात ज़र की शरह गिरते गिरते 6.9% पर आ गई, अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो महंगाई तो उस वक्त 44%, 45% है, बिल्कुल इसके बरक्स है हकीकत। इस पर क्या कहेंगे? आवाम तो ख़रीदारी की कुव्वत खो बैठी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस बात पे बिल्कुल अवाम का मैं राय दूंगा कि अवाम को तो तब तक इन्फ्लेशन में कमी नहीं आएगी जब तक दूध की कीमत कम नहीं होगी, जब तक गोश्त की कीमत कम नहीं होगी, जब तक फल और सब्जी की कीमत कम नहीं होगी, जब तक आप बिजली की कीमत को कम नहीं करेंगे, तो आप जब तक गैस की कीमत को कम नहीं करेंगे। अवाम का तो दारो मदार ही रोटी, कपड़े और मकान के ऊपर है। क्या हमने रोटी, कपड़े और मकान की कीमत को कम किया है? अगर हम कभी पेट्रोल की कीमत को 10 रुपए कम कर देते हैं और फिर हम 15 बढ़ा देते हैं, तो शायद इससे बहुत बड़ा इफेक्ट अवाम की जिंदगी में नहीं आता। और हमें इस बात को भी देखना है। हमें पहली बात तो ये है कि हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि पेट्रोल की कीमतें गवर्नमेंट मुसलसल कम कर रही है, लेकिन कहाँ से कम कर रही है, हम उसको कहाँ तक ले गए, हमने कितनी कॉस्ट को बढ़ा दिया। एक क्या आम आदमी की ज़राए आमदनी भी उसी तरह से बढ़े हैं जिस तरह से हमारी जो महंगाई है वो बढ़ी है। तो शायद वो महंगाई उस तरह से, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उस तरह से आपकी इनकम नहीं बढ़ी। तो इनकम को बढ़ाने के इक़दामात यही हैं कि हमारे यहाँ पर रोजगार को करें, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सब्सिडाइज चीजें दे, जो कि अब शायद IMF अगले बजट में, आने वाले बजट में जो आ चुका है बजट, उसमें ये और कम होता जाएगा। सब्सिडीज तो आपकी और कम होती जाएंगी, महंगाई ने आपके बढ़ना है। तो और सब्सिडी कल्चर का खात्मा तो हमारी मईशत के लिए अच्छा है, अगर सब्सिडी कल्चर खत्म हो जाता हमारे मुल्क से। देखिए, सब्सिडी वो खत्म होनी चाहिए जिसका आम आवाम से ताल्लुक नहीं है,
अगर हम वो सब्सिडी दे रहे हैं, आईपीपीज को दे रहे हैं कि इस जी। मुल्क के अंदर बिजली नहीं बन रही और हम सोच पे बिजली की कीमत अदा कर रहे हैं, तो मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये कौमी जुर्म है। और अगर आम आवाम को सेहत, तालीम, साफ पानी और सिक्योरिटी में अगर आप सब्सिडी देते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसके साथ ये बहुत जरूरी है बिल्कुल। कि हम अपने अखराजात को कम करें। और मैं यहाँ पर ये बात भी करना चाहूंगा, देखें जो हमारे रिटायर्ड मुलाजिमीन हैं, जी। मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ, आप जरूर सब्सिडाइज्ड रेट पे उन्हें बिजली गैस दें, लेकिन अगर आप फ्री यूनिट्स में देते हैं तो शायद वो किसी के साथ नाइंसाफी। हमें ये सिर्फ ये नहीं होगा कि हम सिर्फ एक चीज को करेक्ट करें तो हमारा सारा मुआशरा या हमारा सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हमें बहुत सी चीजों को कलेक्टिवली लेके चलना है। अगर हम उनको कलेक्टिवली लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह ये करें कि अगर हम एक चीज को ठीक कर दें और अगर हम ये चाहते हैं कि हम आवाम को सस्ती बिजली देना चाहते हैं, तो सस्ती बिजली तो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप हाइडल की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसा ही आप है। वाटर स्केर्स होने के लिए जा रहे हैं, क्या किया हमने वाटर स्केर्सिटी को दूर करने के लिए? हम गए हैं हाइडल की तरफ। हमने क्या अपने एनर्जी मिक्स को बेहतर किया है? हम क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्टिंग है पाकिस्तान, हमने क्या किया है? तो वो हमें बहुत से फ्रंट्स पे काम करना होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत कर भी रही है और उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में ठीक हो जाएगा। उम्मीद तो जी हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। उम्मीद पे ही हम लोग अभी तक चला रहे हैं, क्योंकि हम लफ्ज़ पॉलिसी पे हम लोग एहसान नहीं करते हैं। आपको लगता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, ट्रेड मिनिस्ट्री, प्लानिंग मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रियल जो मिनिस्टर हैं, वो सब एक पेज पर हैं, एक पेज पर रहकर ये लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, या सब की डायरेक्शन मुख्तलिफ हैं? नहीं, देखें, हमें इस बात को मानना चाहिए कि वजीर आजम साहब के नीचे मैं समझता हूँ हैं तो एक पेज के ऊपर ही सारे, बज़ाहिर तो और एक पेज पे ही लगते हैं। जी, जो स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं दे आर पॉजिटिव स्टेप्स, लेकिन कुछ ऐसे नागहानी ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि वो दोबारा हम स्लिप कर जाते हैं अपने ट्रैक के ऊपर से। कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, कोई ना कोई पॉलिटिकल मूवमेंट ऐसी आ जाती है। देखिए, अगर हम अपने मुल्क के अंदर अगर लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव नहीं करेंगे और हम अपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया हाईलाइट करेगा, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका फॉरेन इन्वेस्टर इस मुल्क के अंदर आएगा, और जबकि दूसरी तरफ आपका लोकल इन्वेस्टर इस मुल्क को छोड़ के जा रहा है। आपका लोकल इन्वेस्टर इस वक्त परेशान है। आपकी जितनी एम्बेसीज हैं वो टाइम नहीं दे रही हैं अपनी वीजा अपॉइंटमेंट्स के लिए, और हमसे ज्यादा हमारे जो गैर मुल्की एम्बेसडर्स हमारे मुल्कों के अंदर तैनात हैं, उन्हें हमारे मुल्क के हालात का हम आम आवाम से बेहतर तरीके से पता होता है। तो दे नो कि इस वक्त क्या कंडीशंस चल रही हैं, दे नो कि इस वक्त इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें कितने इश्यूज हैं। अब IMF का जो दोबारा सेंक्शन हुआ है, उन्हें पता है कि किन सख्त शराइत के ऊपर ये दोबारा लोन मिला है। बिल्कुल। अगेन वी होप के बेहतर होगा आने वाले वक्त में। अच्छा काशिफ साहब, आपको लगता है कि हम लफ्ज़ डेफिसिट से जान छोड़ा पाएंगे, ख्वाह वो फिस्कल डेफिसिट हो, ट्रेड डेफिसिट हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, पावर डेफिसिट हो, और इन सब से बढ़कर ट्रस्ट डेफिसिट हो? देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बड़ी खूबसूरत सबसे आखिर में की है, ट्रस्ट डेफिसिट की। लेकिन जब तक हम ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म नहीं करेंगे, मैं बड़ी आम सी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक आम आदमी इसलिए टैक्स नहीं देता क्योंकि उसे एतबार नहीं है हुकूमत के ऊपर कि वो टैक्स का पैसा आपके ऊपर लगेगा। देखिए, आपके जितने भी इससे पहले स्कैंडल्स आए और उसमें ये आया कि आपका तमाम पैसा बाहर चला गया, तो एक आम आदमी ये कहता है कि जब मेरे दिए हुए टैक्स के पैसे ने इस मुल्क में नहीं रहना और मेरे ऊपर नहीं लगना, बिल्कुल, और मनी लॉन्ड्रिंग होके वो पैसा बाहर चले जाना है, तो मैं हुकूमत को टैक्स क्यों दूं? तो देखें, सबसे पहले तो ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने की जरूरत है। उसके बाद जो डेफिसिट्स हैं, जब तक हम अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं करेंगे, देखें, अगर हम डेफिसिट की बात करें तो जो मैंने पहले भी कहा, हम इस वक्त IPPs को पैसे सोच के दे रहे हैं कि हम इतनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब हम वो पैसे देंगे कि हम जितनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पैसे देंगे, तो अल्टीमेटली वो डेफिसिट्स कम हो जाएंगे। बिल्कुल। अब जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने पैसे देने हैं किसी भी मद में, चाहे वो FPR के हैं, चाहे वो आपके सुई गैस के हैं, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के हैं,
जब वो पैसे मिल जाएंगे तो अवाम की तरफ से बोझ कम हो जाएगा, और सिर्फ अवाम ने ही पैसा नहीं देना, गवर्नमेंट के सरकारी इदारों ने भी सरकार के पैसे देने ऐसा हैं, ही तो है, पहले बिल्कुल। वो पैसे तो ले लें, फिर अवाम से भी पैसे ले लें। जी काशिफ साहब, आखिर में ये बता दें, साल का इख्तिताम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को कहाँ देख रहे हैं? एज आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन हम तब तक अपने मुल्क की इकोनॉमी और अपने मुल्क की इंडस्ट्री को नहीं चला सकेंगे जब तक आपका इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा, जी। जब तक आप बिजली की कीमत को ठीक नहीं करेंगे। हमने हमेशा अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया है अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए, कि हम अपने एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट देना चाहते हैं। जी। लेकिन आप अपने पिछले कंपैरिजन्स उठा के देख लें ट्रेड डेफिसिट के, कि हमारी हमेशा इंपोर्ट ज्यादा रही है और हमारी एक्सपोर्ट कम रही है, और इंपोर्ट में भी हमने मशीनरी इंपोर्ट की है और रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया है। अगर हम अपने रॉ मटेरियल की कीमत को, हम अगर अपनी एनर्जी की कीमत को, जिसमें हम फ्यूल को इंपोर्ट करते हैं, अगर हम अपनी मशीनरी की कीमत को, जिससे हमने जाना है नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, नई मशीनरी की तरफ, अगर वो हमारे लिए इंपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा तो फिर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कैसे जाएंगे? अगर हमारी तो हम लोकलाइजेशन को बेहतर क्यों नहीं करते? लोकलाइजेशन पॉलिसी पर अमल क्यों नहीं करते हम लोग? देखिए, अगेन गवर्नमेंट की कोशिश तो है कि इसको बेहतर किया जाए। देखिए, अल्टीमेटली आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहतर होगी, पॉलिसीज बेहतर होंगी, टैक्स ज्यादा मिलेगा, रोजगार होगा, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि शायद वो गवर्नमेंट के अपने भी कंट्रोल में नहीं है। तो इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि हमें दवा के साथ साथ दुआ की बहुत जरूरत है, कि जो हमारे ऊपर ये वक्त चल रहा है, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हम दोबारा ट्रैक पे आए, और हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अल्लाह ताला उनको भी हदायत जरूर दे, वो सब एक पेज पे बैठे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें, ताकि हम अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए काम कर सकें। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मिसाक जमहूरियत के साथ साथ मिसाक मईशत भी अहम जुज़ है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर एक पेज पे जमा हो जाती हैं, सियासी इस्तेहकाम आ जाते, तो यकीनन मुल्क में मुआशी हालात मजीद बेहतर होंगे। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं इब्राहिम अमीन, साबिक वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा मसला बन गया पाकिस्तान में, जिससे डिजिटलाइजेशन भी हमारी मुतासर हो रही है, IT एक्सपोर्ट भी मुतासर हो रही है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी मुतासर हो रही हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? साइबर सिक्योरिटी के ऊपर देखें, पाकिस्तान में जितनी भी इंस्टीट्यूशन है और ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। बट बदकिस्मती से सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी पे उतना फोकस नहीं किया जी। पिछले 5-10 सालों में, जितना उन्होंने अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। तो अब ये सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी सर्कुलर किया और उसकी वो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जी। जिसके ऊपर पाकिस्तान फाइनेंशियल सेक्टर जो है और बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी काम कर रही है। बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, उसके ऊपर काम हो रहा है और वो उनको बहुत ज़्यादा इनेबलमेंट करनी पड़ेगी। उसके लिए पाकिस्तान फाइनेंशियल सेक्टर और जो जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जी। देखिए साइबर सिक्योरिटी सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ज़रूरी नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी ज़रूरी है। जैसे ऑयल एंड गैस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जैसे निफ्ट है जी। जैसे और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, ऑयल एंड गैस कंपनियां हैं, टेलकोज हैं जी। ये इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको अपना साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी इनेबल और इन्हांस करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है। इब्राहिम साहब, पहले तो सिंगल डिजिट में था, अब डबल डिजिट में हम दाखिल हुए। 17% से गुज़श्ता साल हमने देखा कि 17% था इसका रेशो, अब अप्रॉक्सीमेटली 30% पे हमारा साइबर क्राइम का रेशो पहुंच गए। तो इतनी तेज़ी से इस फ्रॉड में इजाफा हो रहा है, तो हंगामी बुनियादों पर हमें कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? स्टेट बैंक मुतारिक तो हैं, लेकिन मालियाती इदारे मुतारिक नज़र नहीं आ रहे। स्टेट बैंक ने मालियाती इदारों के लिए एक सर्कुलर निकाला है, जिसको सर्कुलर 4 कह रहे हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेडलाइंस आ रही हैं, तो मालियाती इदारों को उसको इनेबल अपने आप को इम्प्लीमेंट करना होगा। स्टेट बैंक के सर्कुलर को, स्टेट बैंक की गाइडलाइन को, जो उन्होंने इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस
अपने सर्कुलर में मेंशन किए हैं, जी उसको मालियाती इदारों को अभी इनेबल अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो स्टेट बैंक उसके ऊपर काम कर रहा है, और मालियाती इदारे जितने भी हैं वो विद टाइम, देखें मालियाती इदारों में भी कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं और कुछ बहुत छोटे हैं। जी तो इनकी एडॉप्शन जो है उस पर इन्वेस्टमेंट्स का चैलेंज है। जो थर्ड टियर बैंक्स हैं और जो छोटी कंपनी है उनको इन्वेस्टमेंट्स का एक चैलेंज है। तो वो उसके ऊपर काम हो रहा है। जी जितने भी मालियाती इदारे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और स्टेट बैंक इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि जितने भी मालियाती इदारे हैं वो उसको वो अचीव करें विद अ टाइम लाइन। आईटी एक्सपोर्ट में साइबर अटैक्स देखने में आए, ऑनलाइन ट्रेडिंग में अटैक्स देखने में आए, तो आपको लगता है कि अगर हमने फौरी तौर पे साइबर सिक्योरिटी के मसाइल हल नहीं किए तो हमारी आईटी एक्सपोर्ट मुतासर हो सकती है, जो पहले ही मुतासर है? देखिए आईटी एक्सपोर्ट बिल्कुल मुतासिर है, जिसमें एक और देखें, साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के अलावा जो सबसे ज्यादा फ्रॉड आजकल हो रहे हैं वो आपको कॉल्स, फिशिंग कॉल्स आती हैं, जी और जितने भी पाकिस्तानी हैं वो अपना पासवर्ड शेयर कर देते हैं। बिल्कुल। जब पासवर्ड शेयर हो जाता है तो दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ हैक, दैट इज नॉट कॉल्ड एज अ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। ये अवेयरनेस की बड़ी जरूरत है पाकिस्तान में कि आप अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। तो मेरे ख्याल में 50% से ज्यादा जो फ्रॉड और डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं जी वो इस बात पे हो रहे हैं कि कोई हमारा जो नंबर है या ईमेल है या जो मालियाती इदारे का नंबर है उसकी वो मास्किंग करके उससे कॉल करते हैं, और पाकिस्तानी जो बेचारे हैं वो अपना पासवर्ड, अपना एटीएम पिन जी वो वो बता देते हैं, वो शेयर कर देते हैं। तो ये अवेयरनेस कैंपेन चलाने की जरूरत है पूरे पाकिस्तान में, जो कि चला भी रहे हैं, बट इसको 10 टाइम्स बढ़ाने की जरूरत है कि जितने भी पाकिस्तानी हैं वो अपना पासवर्ड और पिन किसी के साथ भी किसी सूरत भी शेयर ना करें। इंटरनेशनल लेवल पर साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जो अब तक पाकिस्तान में नहीं आई, और आप क्या सजेस्ट करते हैं हुकूमत को? देखिए इसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें अपनी पीसीआई डीएसएस, अपनी पेन टेस्टिंग, बहुत सारी स्टैंडर्ड्स हैं साइबर सिक्योरिटी के जिसको वक्तन फवक्तन टेस्ट करने की ज़रूरत है। वो सारे इदारों को मैंडेटरी अपने आप को टेस्ट क्वार्टरली, 6 मंथली और एनुअली बेसिस पे टेस्ट करने चाहिए। और इब्राहिम साहब आखिर में ये बता दीजिए कि आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हुकूमत को कौन कौन से इकदाम करने होंगे ताकि हमारी आईटी एक्सपोर्ट $5 अरब से तजावुज कर सके? देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़ा, सबसे मेजर और बड़ा कदम जो हमें चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। मैं इधर ये भी मेंशन करता चाहूँ कि मैं पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ, जी और हम गवर्नमेंट के साथ और मुख्तलिफ इदारों के साथ बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली इंगेजमेंट हमारा चल रही है वक्तन फवक्तन, जिसमें हम उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी जी उसको उसको इनेबल करें, इंटरनेट अवेलेबल करें पूरे पाकिस्तान। जब तक इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा, एक कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं होगी, एक स्पीड अवेलेबल नहीं होगी, एक कांस्टेंट इंटरनेट अवेलेबिलिटी अवेलेबल नहीं होगी पूरे पाकिस्तान में, तब तक हम लोग आईटी एक्सपोर्ट्स अचीव नहीं कर सकते। कनेक्टिविटी के इशूज तो फिलहाल रहेंगे, तो आपको क्या लगता है इससे हमारी आईटी एक्सपोर्ट कितनी मुतासर होगी? देखें कनेक्टिविटी के अलावा इंटरनेट अवेलेबल भी तो नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही है। अब पाकिस्तान सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तो नहीं है। पाकिस्तान में हमारे जो गांव देहात हैं वहां पे भी तो इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। इससे हमारी आईटी एक्सपोर्ट और फ्रीलांसर्स को कितना नुकसान हो सकता है एक अंदाजे के मुताबिक, जो क्या हो रहा है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमें नुकसान हो रहा है। अब हम फ्रीलांसिंग कम्युनिटी जो है वो 400 मिलियन और 700 मिलियन, देखें 400 मिलियन कमाया था 2022 में मेरे ख्याल में, और जी वो कम हो गया 300 मिलियन पे आ गए। ये तकरीबन कोई 2 अरब की मार्केट है, $2 बिलियन की तो मार्केट वो है, जो पैसा, वो अमाउंट है। भी तो पार्क हो जाता है ना, यहाँ पाकिस्तान आता ही नहीं है। फैसिलिटेट तो किया स्टेट बैंक ने, उसके बावजूद भी दुबई के अंदर पार्क हो रहा है वो पैसा। तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, स्टेट बैंक के साथ, कि किस तरह उसको फैसिलिटेट करें, किस तरह उसको इनेबल करें। अब उसमें बहुत सारे मसाइल हैं जिसके ऊपर काम होने की जरूरत है, जैसे टैक्स है, जी जैसे चार्जेस हैं, पाकिस्तान पैसे मंगवाने के चार्जेस हैं, रेमिटेंसेज हैं, जी उसके ऊपर काफी काम हो तो रहा है। काफी जिद्दोजहद हम एज एन एसोसिएशन कर रहे हैं कि आ- वो हम फ्रीलांसर्स को, टेक एंटरप्रेन्योर्स को, जी आईटी कंपनीज को फैसिलिटेट करें कि वो अपने पैसे जो कमाते हैं वो रियल टाइम बेसिस पे बगैर किसी हर्डल के पाकिस्तान ले आए। आखिर में ये बताएं कि $5 अरब आईटी एक्सपोर्ट देख रहे हैं आप
साल के अख्ताम तक? कोई बिल्कुल 100% मैं देख रहा हूँ, अगर कुछ इनेबलमेंट्स के ऊपर काम हो जाए, कोई फैसिलिटेशंस हो जाए, तो $5 अरब तो मतलब ऑफिशियली इंशाल्लाह बहुत आराम से हम achieve कर लेंगे। ऑफिशियली $5 अरब, और ऑफिशियली तो हम Officially- 8-9 अरब डॉलर पर हैं। ऑफिशियली $5 अरब, ऑफिशियली तो हम इंशाल्लाह $10 अरब भी अचीव कर सकते हैं, अगर देखिए फिर फैसिलिटेशंस, इंटरनेट की इफ अवेलेबिलिटी, एंड बट कुड एंड शुड। मतलब इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, जो पाइपलाइन है, जी जो रेमिटेंस का फ्लो है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उसको इनेबल करना, उसके ऊपर काम करने की बड़ी अशद जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया इब्राहिम अमीन साहब। कनेक्टिविटी के इश्यूज अगर हल हो जाते तो यकीनन आईटी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ेगी और बढ़नी चाहिए। आईटी एक्सपोर्ट का विजन है हम लोगों का कि $5 अरब तक हमने लेके जाना है, जो कि अब $3.5 अरब के आसपास है हम लोग। बहरहाल आईटी एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए कनेक्टिविटी के इश्यूज को हल करना होगा, कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी और हुकूमत को इस हवाले से मजबूत पॉलिसी बनानी होगी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।